हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली आज आपको ये नीचे जो है खटलगढ़ नदी का जो दृश्य बता रहा हूँ। मैं थोड़ा सा और फोकस करता हूँ। देखिए, ये है खटलगढ़ नदी। और 2 दिन पहले तो ये बहुत ज़्यादा थी इसमें पानी। आज भी है ही, थोड़ा पानी साफ लग रहा है अभी। कल तो पानी जो है बिल्कुल ही दूसरे ही कलर का था। तो खटलगढ़ नदी का ऐसी ही है, ये आती है ऊपर जो दोनों ही एडजॉइनिंग है, गढ़वाल और कुमाऊँ का, उधर से आती है ये। और जब बारिश होती है तो इसमें काफ़ी पानी आ जाता है। तो और भी धीरे धीरे करके और भी नदियाँ मिलती हैं इनसे, और ये बहुत अच्छे रूप में आगे नयार में मिलती है, पूर्वी नयार में। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये हमारा एरिया है। और ये देखिए, इधर से ये दूसरा एरिया इधर को, बहुत सुंदर एरिया, तो बड़ा खूबसूरत है। लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी जो यहाँ पे अच्छाई तो ये है कि ये शांत प्रिय जगह है। और लेकिन इसकी शांति को कोई कोई समझ पाता है, क्योंकि ये शांत जगह 2-3 चीज़ों के लिए बहुत अच्छी है। एक तो यदि कोई इसमें जो है अपने को आध्यात्म की तरफ ले जाए तो बहुत ही शांत जगह है। और दूसरा ये अच्छा इसलिए है कि यदि कोई पढ़ने वाला बच्चा हो तो उसके लिए तो प्योरिटी का माहौल है चारों तरफ, और खूबसूरत माहौल है। कहीं पर भी बैठ कर के नो डिस्टरबेंस वाली बात है, और अपनी शांत से पढ़ सकता है। नदी के तट पे जाकर भी पढ़ सकता है, और नदी के किनारे कहीं पर भी बैठ जाए, और कहीं पर गांव में या किसी पेड़ के नीचे बैठ जाए तो पेड़ों की कोई कमी नहीं, और गांव आच्छादित है पूरे वनों से। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो इसके साथ में जो यहाँ पर लोग ज़्यादा करके तो माइग्रेट हो चुके हैं गांव में। बहुत कम ही लोग मिलते हैं जो गांव में, जैसे डंगू गांव है तो 1-2-3 लोग मिल जाए वहाँ जेंट्स, तो बहुत बड़ी बात है। बाकी तो बहुत मुश्किल है कहीं पर मिलना, क्योंकि आय का साधन न होने से लोग यहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं और दूर दराज क्षेत्रों में चले जाते हैं, मैदानी क्षेत्रों में, क्योंकि यहाँ पर उस तरह का विकास है नहीं। अब विकास होने का जो मेन है वो ये है कि यहाँ से जो नॉलेज वाला आदमी, हायर नॉलेज वाला है, वो बाहर चले जाता है और अपनी पूरी ज़िंदगी वहीं बिता करके तो वो फिर दोबारा गांव में आ रहा है। तो फिर क्योंकि जो लाइफ का जो यंग पीरियड है वो तो सब नीचे ही मैदानी भागों में गुजरता है, क्योंकि अपनी रोटी रोजी रोटी का भी वहाँ पर कुछ करना है। तो ये ऐसा, बाकी जो यहाँ पर लोग रहते हैं वो आप ये समझिए कि या तो उनमें स्किल की कमी है, या फिर वो कुछ उस तरह से कुछ करना नहीं चाहते। जैसे खेती की तरफ भी रुझान है तो बहुत अच्छा किसी का है नहीं, ना उसको अच्छे रूप में कोई करना चाहता। तो इस तरह से स्थिति बनी हुई है। अब जो यहाँ पर पॉवर्टी है वो बड़ी दयनीय तरह की है, क्योंकि जो सरकार ने बना रखा है कि गरीबी और अमीरी का जो एक नक्शा बना रखा है, उसमें जो है जो पॉवर्टी लाइन है और बिलो पॉवर्टी लाइन है तो उनको कुछ अनाज वगैरह यहाँ पे दिया जाता है। तो यहाँ पर चूँकि लोगों का शैक्षिक स्तर बहुत अच्छा नहीं होने से वो उसी में मस्त हो जाते हैं जितना उनको सरकार के द्वारा प्रदत्त है। तो वो फिर अपनी बीपीएल का जो मिलता है उसी में ही निर्भरता उनकी बनी रहती है। ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा वो अपनी गाय वगैरह या और जो भैंस वगैरह उनको पाल करके फिर आजीविका पर निर्भर रहते हैं। तो इस तरह की यहाँ पर बनी हुई है। तो जो यहाँ की निर्धनता है उसका मेन कारण तो ये है कि जिनके बच्चे हैं तो फिर वो बच्चे ही होते जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 4 4 5 5 बच्चे, और उससे भी निर्धनता बनी हुई है। रैपिड जो पॉपुलेशन है वो भी एक निर्धनता का कारण है। दूसरा जो इसमें है
वो हम देखते हैं कि जो बेरोज़गारी है, बेरोज़गारी भी एक निर्धनता कारण बनी हुई है, क्योंकि जो लोग चाहते हैं काम लेकिन उनके लिए काम है नहीं। तो ये व्यवस्था यहाँ पर पहाड़ों की है आज। तीसरा जो इसमें रीज़न है वो है इन्फ्लेशन, जो अपनी महंगाई है। महंगाई से भी यहाँ पर जो है निर्धनता बनी हुई है। ठीक है, राशन तो थोड़ा बहुत मिल ही रहा है, लेकिन उसके साथ में और गुजारा चलाने के लिए भी तो आय चाहिए। तो आय के साधन न होने से भी उनकी निर्धनता बरकरार है। और इसके साथ साथ में जो हम देखते हैं कि जो इलिटरेसी रेट है वो भी हायर है। अशिक्षा का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा है, और उसमें फिर स्किल नहीं है। या तो ये लोग यहाँ पर जो इस क्षेत्र में या तो बेदीखाल में जो है डिग्री कॉलेज है, या फिर उधर पटोटा डांडा में जो धुमाकोट से आगे है वहाँ पर जो है कॉलेज, डिग्री कॉलेज है। तो हायर एजुकेशन के लिए बच्चे उधर चले जाते हैं। लेकिन मैंने ये देखा कि वहाँ से यदि उनको पूछो कि बच्चा क्या कर रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो बीकॉम, बीए या बीएससी भी बोल लेते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इतनी दूर बच्चे जाते हैं और उस ढंग से वो पढ़ाई कर नहीं पाते जैसे उनको करनी चाहिए। तो उसमें उनमें स्किल की बड़ी कमी रह जाती है। जो बीकॉम कर रखा है, यदि उससे पूछिए आपकी बैलेंस शीट क्या होती है, या रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स क्या हैं, या जो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट है, या डेबिट क्रेडिट किस तरह से होता है एंट्री, तो वो उतना भी नहीं बता पाते। तो इससे साफ नज़र आता है कि जो है उनकी जो पढ़ाई है उसका भी इस तरह डाउन है, और उसमें स्किल की कमी है। ये भी यहाँ की रोज़गारी में बहुत ही सपोर्टिव महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये एजुकेशन जो इलिटरेसी रेट है। क्योंकि वो पढ़ भी रहे हैं तो उतना अच्छा उसका रिज़ल्ट ओरिएंटेड है नहीं। तो अब उसका दो उसमें रीज़न हो सकते हैं। एक तो ये कि जब इतनी दूर से वो पढ़ने वहाँ पर जाते हैं तो या तो टीचर्स का बहुत अच्छा ध्यान नहीं है, और दे टोटली डिपेंड अपॉन कॉपी राइटिंग जो भी है, वो नकल वगैरह पे डिपेंड हो जाते हैं, और जैसे तैसे वो यहाँ से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, लेकिन उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं है। उससे स्किल की कमी बनी ही रहती है। तो दोस्तों, ये जो रीजन्स हैं यहाँ पे पॉवर्टी के, वो साफ नज़र आते हैं। और दूसरा जो है वो फिर करना भी नहीं चाहते। कुछ माहौल इस तरह का बना हुआ है, उससे स्वतंत्र वातावरण में आना नहीं चाहते बाहर, और न उनको इस तरह से गाइडेंस कोई मिल पाती है। तो दोस्तों, इधर मैं ऊपर की तरह रास्ते में चल रहा हूँ, और मैं स्कूल से नीचे से आ रहा हूँ। अभी मैंने 9th 10th 11th 12th की क्लासेस ली थी इंटर कॉलेज में। तो मुझे तो अच्छा लगता है और मज़े आता है बच्चों को पढ़ाने में, और मुझे लगता है थोड़ा सा वो ज़रूर ध्यान देते होंगे। और उनको ये भी दिशा निर्देश करता हूँ कि भाई आगे फ्यूचर क्या होने वाला है और तुम्हें किस रंग से आगे बढ़ना है। क्योंकि गांव के बच्चे हैं, वास्तविकता यही है कि कोई अच्छा सा फोकस करने वाला है नहीं। तो उनके एज ए टीचर और एज ए पेरेंट्स की तरफ से जो है एक उनके माँ बापों की तरफ से और उनके टीचर की तरफ से और उनकी थोड़ा सा उनकी भलाई को देखते हुए मैं थोड़ा सा उनको अच्छा सा गाइडेंस कर ही देता हूँ, जितना भी मेरी बुद्धि की क्षमता है। तो मुझे लगता है कि रिज़ल्ट थोड़ा अच्छा ही बनेगा उससे। और मैं बच्चों को कहता भी हूँ कि भाई जितना तुमको परिश्रम करना है वो इस स्टेज में करना है, और ये जो है आपके लिए आगे के लिए बहुत ही फलीभूत होने वाला है। तो दोस्तों, इस तरह का जो हमने गांव में वातावरण देखा है, इसका जो स्किल डेवलपमेंट है उसमें टाइम लगेगा, और ये तभी डिपेंड करता है जबकि
सरकार की भी कोई योजनाएं इस तरफ को हों, और मेनली जब कि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट हो, रोज़गार, कई तरह से रोज़गार हो, और एग्रीकल्चर संबंधी हो, वुड संबंधी हो, और जैसे लकड़ी का काम है, खेती में काम है, और जैसे अलग अलग तरह के जो व्यवसाय हैं छोटे छोटे स्तर के, जैसे मुर्गी पालन का व्यवसाय है और भेड़ पालन का व्यवसाय है या दूसरी और हैं, और उनको ब्लॉक लेवल पे थोड़ा सा लोगों को बताया जाए और डेवलप किया जाए कि लोगों के अंदर इस तरह से मानसिकता डाली जाए कि यहाँ की जो गरीबी है वो इन तथ्यों पर और इन योजनाओं से वो जो है गरीबी कम हो सकती है। और जिस दिन इनको रोज़गार मिल जाएगा उस दिन मैं समझता हूँ कि सब लोग जो है एक अच्छे स्किल की तरफ आगे बढ़ेंगे और उनका जो है विकास होना स्वाभाविक है, पक्का। तो मैं आज की वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ, और आप सभी लोगों से आशा करता हूँ कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और आप इसको ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, लाइक भी करें, और कमेंट्स भी लिखें, और साथ साथ में आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि सब्सक्राइबर थोड़ा सा कम है इस चैनल में। तो आपसे मेरी बड़ी विनती है कि थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और देखते रहें। आपको मैं इसी तरह की चीज़ें दिखाता रहूँगा और यहाँ की वस्तु स्थिति से अवगत कराता रहूँगा। तो धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।